सलामकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नो एग्जिट के बारे में। ये प्ले है रिटन बाय योपो साटर। योपो साटर के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, लिटरेरी करियर को देखा, इसके राइटिंग स्टाइल को इन आवर प्रीवियस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जस्ट बात करेंगे नो एग्जिट के बारे में, उसके टाइटल सिग्निफिकेंस को देखेंगे, उसके कैरेक्टर एनालिसिस को, उसके थीम्स को देखेंगे और मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव इसके साथ हो सके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम विद कोटेशन हर एक पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं नो एग्जिट को स्टार्ट करके ख़त्म कर दूंगी। एक ही वीडियो होगी, जैसे कि हमने पहले थिएटर ऑफ एब्सर्ड, हमने बेसिकली थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर हम मल्टीपल प्लेस डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले जो प्ले डिस्कस किया है वो सैमुअल बेकेट का किया था, वेटिंग फॉर गोडो। उसको तो हमने सेपरेट सेपरेट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसी एक वीडियो के अंदर हम नो एग्जिट को कंप्लीट कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। नो एग्जिट फर्स्ट टाइम फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था और फ्रेंच लैंग्वेज में जो इसका फ्रेंच नेम है वो ये है हुई क्लोज। इसकी प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच है, तो फ्रेंच ही लैंग्वेज के अंदर ये लिखा गया फर्स्ट टाइम, फिर बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। हुई क्लोज के नाम से इसको फर्स्ट टाइम लिखा गया था इन फ्रेंच लैंग्वेज और इसे प्रोड्यूस किया गया था इन पेरिस व्यू कोलम्बियर थिएटर। ठीक है, इस थिएटर के अंदर इसे प्रोड्यूस किया गया और इट वाज रिटन इन 1944, अप्रैल 1944 में इसे लिखा गया है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसके टाइटल सिग्निफिकेंस को देखते हैं तो टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो एग्जिट यानी किसी ऐसी चीज़ से जहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। तो इस प्ले के अंदर हमारे पास 4 कैरेक्टर हैं। पहला जोसेफ गार्शी का कैरेक्टर है। ये जो जोसेफ गार्सिन भी इसे कहा गया है और गार्शी भी कहा गया है। मैंने आपको बताया ये फ्रेंच के अंदर फर्स्ट टाइम लिखा गया, तो इसे आपकी इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकती है, लेकिन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के साथ हम चलेंगे तो हम कहेंगे इसे गार्सिन, जोसेफ गार्सिन का कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर हमारे पास इनिस का है, इनिस सिरेनो। थर्ड है एस्टर रिगोल्ट और लास्ट वन है वैले। वैले भी कहा गया है और वैलेट भी कहा गया है, हम इसे वैलेट कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो 3 मेन कैरेक्टर हैं, गार्सिन का, इनिस का और एस्टर का, ये तीनों कैरेक्टर बेसिकली हेल के अंदर आते हैं और हेल एक ऐसी प्लेस दिखाई गई है जिसे डेकोरेट किया गया है इन अ सेकंड एम्पायर, और वहाँ पे बहुत सारे सोफे वगैरह हैं और कुछ डेकोरेशन की 1-2 चीज़ रखी हुई है और बाकी नाइफ होता है एंड सो ऑन। और ये हेल में आते हैं, लेकिन जब ये हेल में आते हैं जिसे सेकंड एम्पायर की तरह एक ड्राइंग रूम है, सेकंड एम्पायर की तरह उसे फर्निश किया गया है, तो वो जो रूम है बेसिकली इनके लिए हमेशा के लिए, यानी वो रूम जो है उस रूम से ये आ तो गए हैं लेकिन वो उनसे कभी बाहर नहीं निकल पाएँगे। बेसिकली वो हेल है, ठीक है? जिसके वो ये जो तीनों कैरेक्टर देख के हैरान हो जाते हैं कि एग्ज़ैक्टली हेल ऐसी ही होती है, हेल के अंदर क्या कोई टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे? तो एनी हाउ हम देखते हैं कि ये जो हेल है, ये जो ड्राइंग रूम है, जिसे हेल कहा गया है, ये ऐसा रूम है जिससे ये तीनों कैरेक्टर कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए ये जो इनका बाहर ना निकलना रेफर करता है हमारे टाइटल को, दैट इज़ नो एग्जिट। अब जब वो बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे वो वहाँ बैठ के? कोई इंसान किसी एक बंद कमरे में बगैर कोई काम किए कुछ 1-2 दिन तक तो बैठ सकता है, ज़्यादा देर आप नहीं बैठ सकते किसी एक कमरे में। तो हम ये देखते हैं जब वहाँ पे बाहर निकलने की कोई जगह नहीं होगी तो वो वहीं पे रहेंगे, दैट्स मीन कि ये जो टाइटल है वो इटर्निटी को शो करता है, ठीक है? इटर्निटी को शो करता है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि जब उनके पास बाहर निकलने के लिए इन तीनों कैरेक्टर के पास कुछ भी नहीं है, इवन कि उनके पास करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास नथिंगनेस को भी शो करता है। फिर ये क्या करता है, ये जो नो एग्जिट है बेसिकली जो हेल को ही शो कर रही है, हेल की प्लेस है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकते, तो उसके अंदर ये जो तीनों कैरेक्टर हैं एक-दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है? एक-दूसरे को बुरा-भला कहते हैं, झगड़ते हैं, एक-दूसरे के साथ अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, तो इनके दरमियान हम यहाँ पे देखते हैं फ्रस्ट्रेशन का थीम भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो जो नो एग्जिट है बेसिकली टाइटल सिग्निफाई करता है इटर्निटी को, इटर्नल लाइफ ऑफ द बैड पीपल को हाईलाइट करता है, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन को, नथिंगनेस को। इसके अलावा जब ये इस हेल के अंदर होते हैं तो उनकी जो डायलॉग्स हैं वो शो करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म को, क्योंकि वो ये कहते हैं ये तीनों कैरेक्टर आपस में कि हमने जो चूज़ किया था इन द वर्ड ये उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, तो हमें यहाँ एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस भी देखने को मिलता है। तो आई होप सो कि टाइटल आपके पास क्लियर हो गया होगा। इनिस इसके बारे में कहती है, नथिंग वाज लेफ्ट टू चांस,
दिस रूम वॉज ऑल सेट फॉर अस, ये जो सारा रूम है ना हमारे लिए सेट किया हुआ है। और इवन कि ये जो रूम होता है ये ऐसा रूम होता है जिसके अंदर ना तो स्लीप होती है, ठीक है, यानी हेल में दिखाया गया है तो हेल में ना तो स्लीप होगी ना उनकी आईलिड होंगी। इवन के वहाँ जो लाइट है वो कभी भी बंद, यानी कभी डार्कनेस नहीं होगी, हमेशा लाइट ही ऑन रहेगी, कभी उन्हें नींद नहीं आएगी। और इस तरह ये जो थ्रू एंड थ्रू हम ये देखते हैं, स्टार्ट में तो ये ओके लग रहा होता है, यानी बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही प्ले फर्दर मूव करता है उनकी जो लाइफ हेल में दिखाई गई है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। ये जो चीज़ें हैं ये उनके लिए टॉर्चर का सबब बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाइटल है ये रेफ़र करता है उसकी टॉर्चर को, सेपरेशन को, एलियनेशन को, एग्जिस्टेंशियलिज्म को, सारे कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो गाशिन की एक कोटेशन है, आप नोट कर लीजिए। वो कहता है नो आईलिड्स नो स्लीप, आई शैल नेवर स्लीप अगेन। तो वो कहता है कि मैं कभी भी नहीं सोऊंगा। तो ये वाली जो कोटेशन है बेसिकली रेफर करती है उसके टॉर्चर को, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि ना ही कोई आईलिड होगी ना ही कोई स्लीप होगी, इवन कि वहाँ पे मिरर भी नहीं होता, जो एस्टेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो करेक्टर्स अपनी लाइफ के अंदर इन द लाइफ ऑफ अर्थ के अंदर जिन चीज़ों को करेक्टर पसंद करते थे वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। तो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा टाइटल सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं इसके कुछ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को। मल्टीपल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो हमने पहले डिस्कस किया कि इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। चारों कैरेक्टर का थोड़ा-सा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। ये जो पहले 3 जो कैरेक्टर हैं बेसिकली गार्सिन, इनिस और एस्टल रिगोल्ट, ये जो 3 कैरेक्टर ये हेल के अंदर है और जो वेलेट है ना बेसिकली वो हेल के अंदर इन्हें लेके आता है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेल हमें वेलेट जो होता है ना, वेलेट वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेल होता है। उसकी आईलिड्स नहीं होती जिसको गार्सिन देके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, ठीक है। और इवन के वो जो बैड पीपल होते हैं वो उन्हें हेल के अंदर लेके आता है। और ये जो हेल के अंदर पीपल आते हैं वो इनसे क्वेश्चन करते हैं कि टॉर्चर की चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ हैं? तो ये उन्हें कहते हैं कि ये ऐसे सिली क्वेश्चन हर कोई मुझसे करता है। तो सो एनी हाउ हम देखते हैं कि वैलेट का करैक्टर ऐसा है। बाकी जो 3 बचे करैक्टर जोसेफ गार्सिन, इनिस और एस्टेल, इन तीनों की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ये आपने याद रखना है, जो अभी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जोसेफ गार्सिन है ये सबसे पहले आता है, ये मेल करैक्टर है, ये सबसे पहले हेल में आता है। उसके बाद इनिस सिरेनो आती है, 3rd नंबर पे आती है एस्टेल रिगोल्ट, ठीक है। ये तीनों अपनी हेल में या अपनी कॉज़ ऑफ डेथ बताते हैं। गार्सिन कहता है कि जो मेरी कॉज़ ऑफ डेथ ये है कि मेरी 12 बुलेट थ्रू माय चेस्ट, यानी मेरी चेस्ट में 12 बुलेट लगी थी, जो मुझे शूट कर दी गई जब मैं मेक्सिको जा रहा था, ठीक है? वो इसकी रीज़न ऑफ डेथ ये बताते हैं। इनेज़ अपनी रीज़न ऑफ डेथ ये बताती है द गैस स्टोव, यानी वो कहती है कि जो मेरी कज़न है फ्लोरेंस, ठीक है? वो उसके साथ थी और फ्लोरेंस थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और टॉर्चर इसने किया था। हम आगे उसको देखते हैं इसके कैरेक्टर के थ्रू। तो वो कहते हैं कि गैस स्टोव मेरे जो डेथ के है वो रीज़न है। एस्टेल कहती है कि जो मेरी डेथ का रीज़न है वो निमोनिया है, ठीक है? इन तीनों की जो लिविंग प्लेस है, जो गार्सिन है वो बेसिकली रियो के अंदर रह रहा है और एस्टेल और इनिस ये तीनों दोनों पेरिस के अंदर रहते हैं, ठीक है? और जो गार्सिन का जॉब जो थी वो एक जर्नलिस्ट था, ठीक है? और जो इनिस थी बेसिकली वो एक पोस्ट ऑफिस क्लर्क थी। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो तीनों कैरेक्टर हैं ये एडमिट करते हैं कि इनका दुनिया में इनसे यानी ये जो वर्ड है वर्ल्डली लाइफ के अंदर इनसे क्या-क्या मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से वो हेल में हैं, ठीक है? तो पहले तो ये जो 2 कैरेक्टर हैं गार्सिन और एस्टेल, ये अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हम ठीक थे, कि हमने कुछ भी नहीं किया था, इस तरह वो बात करते हैं। लेकिन जब इनिस है, इनिस वो वन थी जो बेसिकली सबसे पहले एक्सेप्ट करती है कि हाँ, हमने गलती की थी जिसकी वजह से हम हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमें थीम ऑफ चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलता है। आई होप सो कि इतना इंट्रोडक्शन कैरेक्टर्स का काफ़ी है, तो अब हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के साथ-साथ ही जो पर्सपेक्टिव मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, मैं साथ-साथ आपको कोटेशन नोट करवाती जाऊँगी कि आप कॉपी पेन से ले लीजिएगा या इस तरह आपने वैसे नोट करना हुआ तो आप वैसे नोट कर लीजिए। तो मैं कॉपी पेंसिल ले लीजिए या अप टू यू। तो मैं आपको साथ-साथ कोटेशन लिखवाती जा रही हूँ, आप कोटेशन भी लिखते जाएँ और हम अब इसके पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस करते हैं। ये प्ले बेसिकली एक एग्जिस्टेंशलिस्ट प्ले है, ठीक है? ये एग्जिस्टेंशलिज्म की जो फ़िलॉसफ़ी है या जो भी फ़िलॉसफ़िकल मूवमेंट थी, एनी हाउ हम देखते हैं कि ये एग्जिस्टेंशलिज्म के पर्सपेक्टिव से लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है जो जॉन पॉल सार्टर ने लिखा था। इसका अगर हम इसको डिस्कस करने से पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट है।
जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम ये देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, ठीक है। जो यों पो साटर है 9 मंथ के लिए उसने जर्मन प्रिजन ऑफ वार को फेस किया। जब वो प्रिजन में था तो उसने मार्टिन हेडेगर की बीइंग एंड टाइम जो वर्क उसको पढ़ा, जो बेसिकली बेस करती थी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग को। और फिर जब ये बाहर आया यानी रिलीज हुआ फ्रॉम द जेल, तो इसने लिखा अपना वर्क बीइंग एंड नथिंगनेस, ठीक है। बीइंग एंड टाइम को पढ़ा था और बीइंग एंड नथिंगनेस इसने लिखा था। तो फिर उसके अंदर बेसिकली एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करता है और फिर उसके फ़ौरन बाद इसने नो एग्जिट लिखा। और नो एग्जिट के अंदर बेसिकली जो इसने स्टडी किया था एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग को, या इसने जो अपनी फ़िलॉसफ़ी दी थी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, वो इसके अंदर हम कह सकते हैं ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन, अ काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट थ्योरी या दैट फ़िलॉसफ़ी बेसिकली, तो हम इसके अंदर देखते हैं। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अगर हम देखते हैं ये एग्जिस्टेंशलिस्ट प्ले है, तो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था जब इसका इंट्रोडक्शन देखा, तो हमने ये देखा था बेसिकली एग्जिस्टेंशलिज्म होता क्या है, जिसमें इंसान की एग्जिस्टेंस के बारे में बात की जाती है, इंसान की फ्रीडम ऑफ चॉइस, इंसान की इंडिविजुअलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की जाती है। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इंसान जो भी इस दुनिया में चूज़ करता है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसका एसेंस उसके बाद आता है, यानी एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो हमें एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले एज अ एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले हमें ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, पहले इंसान की एग्जिस्टेंस आएगी, ठीक है। यानी इंसान जो काम करता है वो इंसान की अपनी इंसान अपने वर्क का खुद रिस्पॉन्सिबल है, खुद चूज़ करता है, इंडिविजुअल की फ्रीडम होती है, फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। और इसी वर्क के अंदर हम देखते हैं कि जो करेक्टर है उनके डायलॉग के थ्रू जो करेक्टर्स हैं बेसिकली वो एडमिट करते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड में कुछ ना कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से उनका एसेंस है कि अल्टीमेटली दे आर इन हेल। जो गार्सिन है वो बेसिकली कहता है कि हाँ, वो मानता है कि हाँ, मैंने अपनी जो वाइफ़ के साथ बुरा सलूक किया था, मैं वाइन पी के घर आता था और जो मेरी वाइफ़ थी वो मुझे सर्व करती थी, मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड को, और इवन कि वो कुछ बोलती भी नहीं थी। और बिल्कुल वो कहते हैं कि उसके जो टीयर्स है ना सिर्फ़ वो बहाती थी, यानी उसके सिर्फ़ वो रोती थी और कुछ कहती नहीं थी। गार्सिन की कोट नोट कीजिए। गार्सिन कहता है, नाइट आफ्टर नाइट आई केम होम ब्लाइंड ड्रंक, स्टिंकिंग ऑफ वाइन एंड वुमन, but she never cried, never uttered a word of reproach. Only her eyes spoke, big tragic eyes. I don't regret anything. तो हम यहाँ देखते हैं कि जो गार्सिन है वो अपनी एक्सेप्ट कर रहा है कि नाइट आफ्टर नाइट वो क्या करता है, वुमेन के साथ और वाइन के साथ घर में आता था, लेकिन उसकी वाइफ उसे कुछ भी नहीं कहती थी। और फिर इसी तरह जो एस्टेल है वो भी एक्सेप्ट करती है कि मैंने जो एक पर्सन के साथ फॉल इन लव हुई, फिर मेरा एक बेबी हुआ, फिर उसके बेबी को मैंने मार दिया, और फिर जो पर्सन जिससे मेरा बेबी हुआ था फिर उसने सुसाइड कर ली। तो वो एडमिट करती है। एस्टेल की कोट नोट कीजिए। एस्टेल कहती है, आई मेट द मैन आई वॉज फेटेड टू लव। देन हम देखते हैं इनिस। इनिस एक्सेप्ट करती है कि उसके यानी दुनिया में उसने क्या क्या किया। बेसिकली इनिस एक लेस्बियन थी, ठीक है। इसके अफेयर थे विद हर कज़न, ठीक है। तो उसके कज़न क्या बेसिकली कज़न की वाइफ के साथ, तो कज़न की इसकी डेथ हो गई थी। तो हम ये देखते हैं कि इसके एक वुमन के साथ ही इसके अफेयर थे, तो लेस्बियन हम देखते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करती है। तो हम यहाँ देखते हैं चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें एग्जिस्टेंशियलिज्म प्ले के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये तीनों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने दुनिया में कोई ना कोई बुरा काम किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि दे आर इन हेल, यानी पहले उनकी एग्जिस्टेंस हुई, दैट प्रीसीड्स देयर एसेंस, दैट प्रीसीड्स देयर कॉन्सिक्वेंसेस इन हेल। दूसरे हम देखते हैं कि इसके अंदर फ्री विल की बात की जाती है, इंडिविजुअलिटी की बात की जाती है, ह्यूमनिज्म की बात की जाती है, जिसके अंदर पर्सनल सेंटर्ड, ठीक है, सेल्फ सेंटर्डनेस की बात की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर फ्रीडम वगैरह की बात की जाती है। तो जो फ्रीडम है, ये जो करेक्टर्स है बेसिकली गार्सिन का करेक्टर हो गया और वेले का करेक्टर, ये दोनों ही फ्रीडम की बात करते हैं और ये फ्रीडम ऑफ चॉइसेस को चूज की बात करते। जैसे गार्सिन कहता है, अ मैन इज व्हाट ही विल्स हिमसेल्फ टू बी। तो फ्री विल हमें यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर ये बात की जाती है कि इंसान जो भी चूज़ करता है वो इसका रिस्पॉन्सिबल खुद होता है। तो यहाँ हमने देखा है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में, यानी जो भी इन्होंने वर्ड में काम किया है वो उनके रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। इंसान जो है वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को खुद डिफाइन करता है, तो यहाँ भी हमें कैरेक्टर्स के थ्रू देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले है। नेक्स्ट यहाँ जो मैंने पॉइंट लिखा है वो है एंथोलॉजी। बेसिकली एंथोलॉजी होता है, एंथोलॉजी एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जिसके अंदर नेचर ऑफ बीइंग की बात की जाती है, यानी ह्यूमन बीइंग की नेचर की बात की जाती है, ह्यूमन बीइंग का आपस में क्या रिलेशन है, उन सारी चीज़ों की बात की जाती है। अब अगर हम देखें तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर भी तो ह्यूमन बीइंग की ही बात की जाती है ना, ह्यूमन बीइंग के रिवॉल्व ही सारी चीज़ें घूमती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी उसी की नेचर ऑफ बीइंग की बात की जा रही है, ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है, लेकिन एक स्लाइटली सा डिफरेंस है बिटवीन एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड
एंथोलॉजी के दरमियान जो एंथोलॉजी होती है ना बेसिकली उसके अंदर हम ये बात करते हैं कि व्हाट व्हाट एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करता है। और हम एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर ये देखते हैं हाउ टू एग्जिस्ट। तो हम ये देखा कि जो एग्जिस्टेंशलिज्म प्ले है ये जो प्ले है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हाउ दे एग्जिस्ट, हाउ द कैरेक्टर एग्जिस्ट, किस तरीके से वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन अगर हम इसे एज अ एंथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ इसे देखें तो हम ये कहते हैं क्या एग्जिस्ट करता था, व्हाट एग्जिस्ट। तो ये भी पर्सपेक्टिव हमें थ्रू द कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं कि क्योंकि जब हम एंथोलॉजी के अंदर बात की जाते हैं तो नेचर ऑफ बीइंग की बात की जाती है। तो जो हमारे पास राइटर है जॉन पॉल, वो क्या करते हैं यहाँ ह्यूमन बीइंग की नेचर को डिफाइन कर रहे हैं थ्रू द फ्रस्ट्रेशन, थ्रू द एंग्जाइटी, थ्रू देयर सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है, थ्रू देयर आइसोलेशन। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है, यहाँ रिलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है। नेक्स्ट जो पर्सपेक्टिव हमारे पास है वो है एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एब्सर्डिज्म की बेसिकली मूवमेंट थी वो एग्जिस्टेंशलिज्म की मूवमेंट से ही ये इंस्पायर्ड थी। और इसके अंदर हम देखते हैं ये जो वर्क है इसके अंदर जो एब्सर्डिज्म हमें देखने को मिलता है थ्रू द कैरेक्टर्स, क्योंकि वो हेल के अंदर है, हेल में कुछ भी करने के लिए उनके पास नहीं है। पहले तो वो चुप करके बैठ जाते हैं तीनों कैरेक्टर। बेसिकली इसके अंदर जो इन्हीं गार्सिन की पर्सनैलिटी दिखाई हुई है ना, वो इस तरह की गार्सिन स्टार्ट में करता है आई एम अ पैसिफिस्ट पर्सन। पैसिफिस्ट होता है पीसफुल काम काम पर्सन। तो चुप करके बैठ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, नथिंगनेस है यहाँ पे, तो क्या करते हैं वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। फिर इनिस गाना भी गाती है एंड सो ऑन। तो वो झगड़ते भी हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन भी हो जाते हैं, जेलिसी भी दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है एब्सर्डिज्म के अंदर कि कुछ करने को तो कुछ नहीं है, लेकिन जो अजीब सी बातें हैं इधर उधर की चीज़ें उठा के एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं एंड सो ऑन। और इसी के साथ जब हम देखते हैं कि बीइंग एंड नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट भी है। बीइंग एंड नथिंग किस तरह के जो बीइंग है ह्यूमन बीइंग एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे हैव नथिंग टू डू, ठीक है। तो बीइंग एंड नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है हेल इज अदर पीपल। तो हेल इज अदर पीपल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर ये एक बेसिकली थीम भी है, ये क्वेश्चन भी है कि डिफाइन द थीम या डिफाइन द प्ले नो एग्जिट विद द कोड हेल इज अदर पीपल। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हेल इज अदर पीपल है ना, यहाँ ये दिखाया गया है जो नो एग्जिट के अंदर कि जो हेल है ना, जब वो हेल में आते हैं तो हेल के अंदर कोई टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट तो होते ही नहीं है। वो एक दूसरे को टॉर्चर यानी उन्हें टॉर्चर किस तरह किया जाएगा। गार्सिन भी हैरान होता है, एस्टल भी, इनिस भी जब वो आते हैं। इवन वो वैलेट से क्वेश्चन भी करते हैं और वैलेट उनके क्वेश्चन को स्टूपिड कहते हैं, यानी इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन सभी करते हैं। एनी हाउ हम देखते हैं कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के लिए ही हेल है। हेल इज अदर पीपल, हेल दूसरे लोग हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए हेल है। जैसे कि इनिस कहती है सो नाउ वी हैव टू पे द रेकनिंग, आई मीन दैट ईच ऑफ अस विल एक्ट एज टॉर्चरर फॉर द अदर टू, ठीक है। तो ये जो कोटेशन है बेसिकली इनिस की है, जो इनिस कहती है कि हम में से हर कोई इस तरह काम करेगा कि वो दूसरे के लिए टॉर्चर बन जाएगा। तो हम ये देखा है कि वाकई ही इसी तरह होता है कि पहले तीनों खामोश हो जाते हैं, लेकिन फिर जो एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं तो एक दूसरे की लाइकिंग और डिसलाइकिंग, इवन के जो इनिस होती है ना, इनिस जो होती है वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स एस्टल, ठीक है, और एस्टल अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स गार्सिन। और इसी तरह जब एक दूसरे की अट्रैक्शन है तो वो एक दूसरे के साथ सेपरेट रहना चाहते हैं, गार्सिन एस्टल के साथ और इनिस एस्टल के साथ। गार्सिन भी एस्टल के साथ, यानी इनिस जो एस्टल होती है वो गार्सिन के साथ अट्रैक्ट होती है और जो इनिस होती है वो एस्टल के साथ। ये हमें ट्रायंगल सा देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि जब वो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे जो हेल के अंदर लाइट भी ऑन रहेंगी, उनकी आइज़ भी बंद नहीं होंगी। एंड इस तरह हम देखते हैं कि जो वो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं कि इनिस जो कहती है गार्सिन को कि तुम मुझे और एस्टल को अकेला छोड़ दो, और एस्टल कहती है इनिस को कि तुम मुझे और गार्सिन को अकेला छोड़ दो। तो इस तरह वो आपस में झगड़ते हैं। फिर इनिस जेलसी फील करती है गार्सिन से कि वो एस्टल के करीब आ रहा है एंड सो ऑन। फिर हम यहाँ देखते हैं एक तो ये होगा एक दूसरे के लिए टॉर्चर, दूसरे नंबर पे ये एक दूसरे के लिए टॉर्चर का सबब बन रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये जो तीनों करैक्टर है ना, एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक दूसरे की वजह से है। यहाँ भी हेल इज अदर पीपल हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जब ये विजन का यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, यानी थीम ऑफ विजन दिखाया गया। थीम ऑफ विजन में क्या था कि ये जो करेक्टर्स है ना ये दुनिया में देखते हैं, यानी हेल में बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी वर्ल्ड वर्ल्ड में देख लें कि जहाँ जहाँ वो दुनिया में थे अब वहाँ-वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? अब वहाँ क्या होता है कि जो हर एक एस्टेल भी देखता है, इनिस भी देखती है, गार्सिन भी देखता है। अब वो दुनिया में देखते हैं तो उन्हें नज़र आता है बेसिकली जब गार्सिन
जब गार्सिन अर्थ पे देखता है तो वो ये देखता है कि उसका एक कोलीग है गोमेस, वो इसे कवर्ड कह रहा है। तो फिर हमने ये देखा है कि जब प्ले स्टार्ट होता है ना तो ये जस्टिफिकेशन देते हैं। तो गार्शी ने कहा था कि मैं तो मेक्सिको गया था और फिर रास्ते में उन्होंने मुझे पकड़ लिया एंड सो ऑन। यानी मैं वो ये कहता है कि मैं एक पैसिफिस्ट न्यूज़पेपर लॉन्च करने गया था। एनी हाउ हम ये देखते हैं कि पर्सन उसे कोवर्ट कहता है और फिर ये जो कोवर्ट का वर्ड है ये उसके लिए टॉर्चर का सबब बन जाता है। एंड हाउ ये जो उसके लिए टॉर्चर का सबब बन जाता है जब वो ये देखते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो तीनों बैठे देख रहे होते हैं दुनिया में। तो वर्ल्ड में जब देख रहे होते हैं तो इनिस भी देख लेती है, फिर इनिस उसे कोवर्ट कहना शुरू कर देती है और उसे कोवर्ट कोवर्ट कहती है। और ये उसके लिए फ्रस्ट्रेशन का सबब बन जाता है जिसकी वजह से वो उसके लिए एक एक टाइप ऑफ टॉर्चर होता है, ठीक है? अब गार्सिन कहता है अ थाउज़ेंड ऑफ देम आर प्रोक्लेमिंग आई एम अ कोवर्ड। ऑफ देम बेसिकली वर्ड के पीपल को रेफर कर रहा है। अ थाउज़ेंड ऑफ देम आर प्रोक्लेमिंग आई एम अ कोवर्ड ऑन वन पर्सन्स फेथ वुड सेव मी। कि एक पर्सन का जो फेथ है कि एक पर्सन मान ले कि तुम कवर्ड नहीं हो कि कैन सेव मी। तो ये जो वर्ड है बेसिकली कैन सेव मी, ये वर्ड ही, ये कोटेशन ही उसके टॉर्चर का नेक्स्ट भी सबब बन जाती है क्योंकि वो इनिस को कहता है कि तुम मान जाओ कि मैं कवर्ड नहीं हूँ। इंग्लिश उन्हें बार-बार कहती है कि तुम कोवर्ड हो, तुम कोवर्ड हो, तुम कोवर्ड हो। एनी हाउ हम देखते हैं ये जो वर्ड है उसके लिए टॉर्चर का सबब बनता है। और फिर वो जो इनिस को कहता है व्हाट अ पॉइजनस वुमन यू आर विद एन आंसर फॉर एवरीथिंग। कि कितनी पॉइजनस वुमन है कि हर चीज़ का जवाब तुम्हारे पास है। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से इनिस गार्सिन के लिए एक टॉर्चर का सबब बन जाती है। तो यहाँ भी हेल इज़ अदर पीपल हमें देखने को मिलता है। और इसी तरह गार्सिन ये भी कहता है यू डिस्कस्ड मी बोथ ऑफ यू, ठीक है? तो इसी के साथ हम यहाँ देखते हैं कि ये जो लास्ट पॉइंट है, ये जो कोटेशन है हेल इज़ अदर पीपल, ये बेसिकली गार्सिन की कोट है। जब गार्सिन को ये रियलाइज़ हो जाता है कि हम तीनों ने यहाँ इकट्ठे ही रहना है, वो कहते हैं लड़ झगड़ के वो जैसे कहते हैं कि झगड़ा करके आपने आना फिर वहीं पे है। तो इनके साथ भी वही हिसाब होता है कि ये क्या होता है, इन्हें पता लग जाता है गार्सिन को अब हमने यहीं रहना है। तो गार्सिन जो लास्ट पेज की कोट करता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर ये बताता है। गार्सिन की कोट ये नोट कर लीजिएगा, वो कहता है आई अंडरस्टैंड दैट आई एम इन हेल। कि मुझे पता लग गया है, आई अंडरस्टैंड कि वी आर इन हेल, कि आई एम इन हेल। वो बेसिकली कहता है आई अंडरस्टैंड दैट आई एम इन हेल। You remember all we were told about the torture chambers, old wife tales. There is no need for red hot powers. Hell is other people. तो ये जो कोट है वो कहता है बेसिकली जब वो इसे रियलाइज हो जाता है कि हेल अदर पीपल ही है, जब इन्हें पता लग जाता है कि वो जो क्वेश्चन इन्होंने स्टार्ट में वैलेट से किया था कि टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स तो है ही नहीं, वो कहाँ है, तो इसका उसे बेसिकली यहाँ जवाब मिल जाता है। इसके अगर हम सिंबोलिज्म की बात करें तो टाइटल बहुत सिंबॉलिक है, जो एटर्निटी एटर्निटी ऑफ लाइफ, फ्रस्ट्रेशन, एग्जिस्टेंशियलिज्म को शो करता है। ये जो ड्राइंग रूम है बेसिकली ये भी हमारे पास सिंबल दिखाया गया है। ये जो ड्राइंग रूम है जो जिसे हेल कहा गया है और हेल को जो है जो टॉर्चर वगैरह को सिंबलाइज कर रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो उसकी जैकेट है वो देखते हैं कि जो गोमेज इन सॉरी गार्सी ने बेसिकली जैकेट पहनी होती है ना, तो वो जब वो जैकेट उतारता है तो उस पर 12 बुलेट्स के निशान होते हैं। तो बेसिकली रीजन ऑफ डेथ को भी ये हाईलाइट करती है, कोवर्डिक को भी हाईलाइट करती है, कोवर्ड को भी हाईलाइट करती है, ठीक है। लैक ऑफ आईलिड जो है हमने देखा वैलिड की आईलिड नहीं होती, तो ये जो लैक ऑफ आईलिड है अनकंफर्ट कर देती है कि कोई भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। जब लाइट ऑफ नहीं होगी तो लाइट कोई भी चेंज नहीं हो सकता, एटर्निटी वगैरह को शो करते हैं। और यही बेसिकली अनकंफर्टेबल या हम कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन फॉर गार्सिन भी है, जो वैलिड की आईलिड का ना होना ये अनकंफर्टेबल फॉर गार्सिन या अनकंफर्टेबल होता है गार्सिन इसके लिए, तो टाइप ऑफ टॉर्चर उसके लिए बन जाती है, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं कि डोर कभी भी ओपन नहीं होगा, तो डोर बेसिकली उनका हमेशा के लिए वहाँ पे रहना लैक ऑफ फ्रीडम को शो करता है। डोर बेल जो है बेसिकली वो डिपेंडेंसी को शो करती है कि उन्हें कहा गया है, वैलेट ने उसे कहा था कि अगर आपने बुलाना हो तो आप डोर बेल दे दीजिएगा ना। तो जब वो डोरबेल करने जाते हैं तो डोरबेल होती नहीं, तो बेसिकली ये डिपेंडेंसी का सिंबल दिखाया गया है हमारे पास। जो पेपर नाइफ है बेसिकली फ्रूटिलिटी का फ्रस्ट्रेशन का सिंबल दिखाया गया है, क्योंकि जो एस्टेल है वो पेपर नाइफ से मारती है, लास्ट एक्ट में ये दिखाया हुआ है। इनिस को मारना चाहती है जब वो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो फिर ब्रोनिस कहती है, इनिस थोड़ा-सा कॉमिक सीन क्रिएट करती है। तो वो कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं है, हम पहले ही मरे हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन का ये सिंबल शो करती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो मिरर है वो बेसिकली विज़न को सिंबलाइज़ करता है।
इसके अंदर अगर हम राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो राइटिंग स्टाइल हमने देखा है एग्जिस्टेंशलिज्म की फॉर्म के अंदर ये जो प्ले लिखा गया है, ठीक है। इस प्ले का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जो प्ले है ये बेसिकली ये वन एक्ट प्ले है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर सिंबोलिज्म का भी यूज़ किया गया, हमारे राइटर ने सिंबोलिज्म का भी यूज़ किया है, विजन का यूज़ किया गया है कि वो वर्ड के अंदर देखते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर थ्री यूनिटीज़ ऑफ टाइम भी हमें देखने को मिलता है। यूनिटी ऑफ टाइम के मीन्स थ्री यूनिटीज़ ऑफ फ्रेंच ड्रामा हमें देखने को मिलता है, मीन्स के यूनिटी ऑफ टाइम है, प्लेस एंड एक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास रोल ऑफ सेकंड सेक्स भी दिखाया हुआ है। सेकंड सेक्स बेसिकली मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बात की थी जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो हमने जब देखा था कि सेकंड सेक्स बेसिकली जो वर्क था सिमन द बुवा ने लिखा था, जिसके अंदर वो सेकंड सेक्स किसको डिनोट करती है, वुमन को। तो यहाँ रोल ऑफ सेकंड सेक्स यानी रोल ऑफ वुमन भी दिखाया हुआ है। हम यहाँ देखते हैं कि जो दो वुमेन है बेसिकली इनेस और एस्टेल का जो रोल है। जो इनिस है एक लेस्बियन दिखाई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा इनिस की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो दूसरों पे डोमिनेट होना चाहती है, वो हर एक को अपने अंडर लेना चाहती है। और यही वजह है कि जब हेल में होते हैं वो, तो जब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इवन कि जो फ्लोरेंस को भी वो कंट्रोल रखती है। फ्लोरेंस को ये बात रियलाइज़ करवाती है कि जो हमारी गलती की वजह से तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है। तो हम यहाँ इसका रोल देखने को मिलता है। और दूसरे नंबर पे हम रोल ऑफ एस्टल भी देखते हैं। तो एल्स्टल एक सेल्फ सेंटर्ड करैक्टर दिखाया हुआ है, ठीक है, जो अपनी ब्यूटी पे के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, ठीक है। एक लस्टी वुमन दिखाई गई है जो बेसिकली हिपोक्रेट भी होती है, क्योंकि ये अपने हस्बैंड को धोखा देती है, ठीक है। ये कहती है कि मैंने जो शादी की है ना, तो मैंने अपने ब्रदर के लिए की है, क्योंकि वो अटेंशन सीकर था, ठीक है। और कुछ ठीक है, तो वो ये बताती है कि मैंने जो फैमिली है वो पुअर थी, ठीक है। और फिर वो कहती है कि आई मैरिड टू ओल्ड पर्सन, एक ऐसे ओल्ड पर्सन से मैंने शादी की है जो उम्र में मुझसे 3 गुना बड़ा था, ठीक है। और ये बताया गया है प्ले के अंदर कि 6 साल हो चुके हैं उनकी शादी को और 2 साल पहले उसका रिलेशन रह चुका है विद द पर्सन जिससे उससे बेबी होता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिर हम यहाँ देखते हैं वो ये भी बताती है कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। एस्टेल की कोट नोट कर लीजिए। एस्टेल कहता है रियली माय हस्बैंड नेवर सस्पेक्टेड एनीथिंग, कि इनसिक्योरिटी विद स्पाउस में यहाँ देखने को मिलती है कि वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को तो ये पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। ओके, तो ये सारे ही पर्सपेक्टिव थे जो इस प्ले के अंदर हमने डिस्कस किए हैं नो एग्जिट के अंदर। इस सारे पर्सपेक्टिव के आपको क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकता है और मिला के भी आ सकता है। नो एग्जिट को डिफाइन करना ही उसके क्रिटिकल एनालिसिस पे। तो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रह गया है वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये जो थीम का पॉइंट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। थीम के अंदर हमारे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आज मैंने अपने पर्सपेक्टिव के अंदर ही थीम्स को डिस्कस कर दिया है। एनी हाउ हम देखते हैं, जल्दी से हम थीम को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। जो कैरेक्टर दिखा रहे हैं ना इन हेल के वो हैं, वो असल में वैसे नहीं थे, ठीक है। गार्सिन ये दिखा रहा है कि मैं पैसिफिस्ट पर्सन था, ठीक है। मैं एक ब्रेव पर्सन था, ठीक है। मैं एक लॉन्च करने जा रहा था न्यूज़पेपर इन अ पैसिफिस्ट वे। तो हम ये देखते हुए कवर्ड था इन रियलिटी, ठीक है। जो एस्टेल दिखाती है, एस्टेल ये दिखाया गया है मैं निमोनिया की वजह से मुझे डेथ हुई है। और एस्टेल ये भी कहती है कि ये ऐसा ठीक है कि हमारी डेथ हो गई और हम हेल में आ गए। जबकि उसके पीछे रियलिटी क्या होती है कि वो एक पर्सन को धोखा दे के आई थी, अपने बेबी को यानी उसको उसकी डेथ करके आई थी, ठीक है। किलर थी, बेबी किलर थी। और इवन कि उसके लवर की भी उसकी वजह से डेथ हो गई। तो हमें यहाँ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का थीम देखने को मिलता है। थीम ऑफ कोवर्डिक ये जो है ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम देखते हैं ये जो गार्सिन का तो मैंने आपको बताया कि वो एक कवर्ड पर्सन था, लेकिन एस्टन भी समहाउ हमें कवर्ड देखने को मिलती है, क्योंकि एस्टन क्या करती है, वो ये ना एक्सेप्ट ही नहीं करती। एस्टन वो कहती है कि ये नहीं कहना चाहिए कि हम डेड है, हमें ये कहना चाहिए कि दैट वी आर एब्सेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हेल इज अदर पीपल ही हम डिफाइन कर चुके हैं। विजन का थीम भी मैंने आपके साथ डिफाइन किया है जब हमने देखा कि उन्होंने वर्ल्ड को देखा था, ठीक है। टाइम एंड नो सेंस ऑफ टाइम, ठीक है। या हम देखते हैं यहाँ के इसकी में ना कोई भी सेंस ऑफ टाइम नहीं है, टाइम का उन्हें पता ही नहीं है। जो गार्सिन कहते हैं कि मेरी वाइफ को अभी उसकी डेथ हुई है, हालांकि हम देखते हैं उसकी वाइफ की डेथ हुए 1 महीना हो चुका है। एनी हाउ हम देखते हैं कि कार्सिन एक जगह ये भी कह रहा होता है कि वो अपनी वाइफ को देख रहा है, यानी हम ये सीन देखते हैं वहाँ पे कि वो अपनी वाइफ को देख रहा है, वो रो रही है, मौन कर रही होती है एंड सो ऑन। तो इस पॉइंट को डिस्कस करने का पर्पस ये है कि जो हेल्थ में है या उनके अंदर जो सेंस ऑफ टाइम है ना वो नहीं है, ठीक है। जो 1 महीने के वक्त को एक जस्ट नाउ की बात कर रहे हैं, ठीक है।
जैसे कि एस्टेल कहती है हाउ क्विकली द टाइम पासिस ऑन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेज, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंसान ने इन्होंने जो कोई चूज किया था वही इनका कॉन्सिक्वेंसेज था, दैट अल्टीमेटली दे आर इन हेल्प, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को हम देख चुके हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर हम यही देखते हैं कि जो इनिस है वो अट्रैक्ट है टुवर्ड्स एस्टेल, एस्टेल अट्रैक्ट्स है टुवर्ड गार्सिन। लेकिन इसी के साथ हमें थीम ऑफ रिजेक्शन भी देखने को मिलता है कि जो एस्टेल है वो रिजेक्ट कर देती है इनिस को, और गार्सिन भी रिजेक्ट कर देता है एस्टेल को, बस सेइंग दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन में आपके साथ डिस्कस कुछ, टॉर्चर भी हमने देख लिया, जेलिसी हमें देखने को मिलती है। कुछ जेलिसी है ना, जब एस्टेल जेलस होती है इनिस से, तो वो इनिस को कहती है कि इसे ना बाहर फेंक दो बस इस तरह वो कहती है। कॉमिक थोड़ी सी सिचुएशन क्रिएट की गई है। एनी हाउ फिर जब इनिस फेल हो जाती है कंट्रोल करने पे एस्टेल पे, और फिर वो एस्टेल को और गार्सिन को इन जेलसी कहती है, गार्सिन को कहती है कोविड गार्सिन होल्डिंग बेबी किलर एस्टेल। तो ये उसकी जेलसी बेस है कि जो कोविड गार्सिन है, ये नहीं, ये जो वर्ड है ना, गार्सिन के लिए कोविड का वर्ड और एस्टेल के लिए किलर का वर्ड, ये फ्रस्ट्रेशन का बायस थी, टॉर्चर थी। तो वो उसे वही कहती है कोविड गार्सिन होल्डिंग बेबी किलर एस्टेल, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं इनसिक्योरिटी विद स्पाउस। तो हमें ये देखने को मिलता है कि इनिस के भी इस तरह थी, ठीक है, लेस्बियन थी। दूसरा गार्सिन भी अपनी वाइफ के साथ अच्छा दिन था, और एस्टेल तो अपने हस्बैंड को बताती नहीं है कुछ। फ्री विल, फ्रीडम और आइसोलेशन का डिस्कस कर चुके हैं। साइकोलॉजिकल प्ले हम ये भी देखते हैं कि जो करेक्टर्स है बेसिकली क्या है, इनके अंदर एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन है, आइसोलेशन है, एलियनेशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक दूसरे पे कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल हो नहीं रहा, ठीक है। रिजेक्ट किए जा रहे हैं, टॉर्चर है, तो ये सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अंदर आएंगे। जस्टिफिकेशन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जस्टिफिकेशन। जो करेक्टर्स है ना अपने आप को जस्टिफाई करते हैं बार बार बार। जो गार्सिन है ना, वो अपने आप को जस्टिफाई करता है ये कह के, टू मैक्सिको आई मीन टू लॉन्च अ पैसिफिस्ट न्यूज़पेपर डाउन देयर, कि मैं ना मैक्सिको जस्ट एक पैसिफिस्ट न्यूज़पेपर को लॉन्च करने गया था। जगह हम देखते हैं कि जो गार्सिन के थ्रू, सॉरी एस्टेल, इनिस के थ्रू हम देखते हैं, इनिस उसे बता देती है कि हाँ हमने देख लिया गोमेस किस तरह तुम्हें कोवर्ट कह रहा था। एनी हाउ हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, तो हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। एक तो कोटेशन हेलिस अदर पीपल वाली है जो मैंने आपसे पहले बताई है, आपको पहले बताई है। दूसरी इनिस की कोटेशन है जिसके अंदर बेसिकली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो इन्होंने दुनिया में किया था, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, जो इन्होंने चॉइस की थी वो इनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ये कोटेशन आप नोट कर लीजिए। इनिस कहती है वी आर क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, ऑल थ्री ऑफ अस, वी आर इन हेल माई पेट्स, दे नेवर मेक मिस्टेक्स एंड पीपल आर नॉट डैम्ड फॉर नथिंग, ठीक है। तो ये बीइंग है नथिंगनेस को भी शो करती है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स ऐसे, यानी इंसान जो चूज करता है उसके कॉन्सिक्वेंसेज का रिस्पॉन्सिबल भी इंसान खुद ही होता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वीडियो में सारे ही पॉइंट्स को इन डिटेल विद कोटेशन विद करेक्टर एनालिसिस सब कुछ डिस्कस कर लिया है। इसी वीडियो में हमारा ये प्ले जो था कवर हो चुका है। हमने इसके टाइटल सिग्निफिकेंस को देखा, करेक्टर एनालिसिस को देखा, इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखा, हमने टाइटल सिग्निफिकेंस को इन डिटेल देखा है, करेक्टर एनालिसिस को देखा है, उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव के अंदर जिसके अंदर एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। देखा हमने हमने सिंबलिज्म को देखा, उसके राइटिंग स्टाइल को देखा, हेल इज अदर पीपल, ये कॉन्सेप्ट है, इसके थीम्स को इन डिटेल देखा। इसके अलावा इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको और क्लियर करती जाऊँ तो इसके अंदर हमें होपलेसनेस भी देखने को मिलता है और कुछ कॉमिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। जो कॉमिक एलिमेंट्स है बेसिकली इनिस के थ्रू देखने को मिलते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था इनिस सिंक करती है, ठीक है, वो थोड़ा सा वहाँ कॉमिक सिचुएशन क्रिएट की गई है। दूसरे नंबर पे जो इनिस है, जब ये दोनों आपस में झगड़ रही होती हैं, बेसिकली इनिस जेलसी फील कर रही होती है फ्रॉम एस्टेल, तो इनिस कहती है वेल माय लिटिल स्पैरो फॉलन फ्रॉम द नेस्ट, आई होप यू आर सेटिस्फाइड नाउ। तो फॉलन फ्रॉम द हेल बेसिकली ये सिंबलाइज करता है कि वो बाहर जाना चाहते हैं रूम से, लेकिन जब वो लोग को ओपन करते, डोर को ओपन करते तो वो ओपन ही नहीं होता। तो वो लिटिल स्पैरो कहते हैं कि यू आर फॉलन फ्रॉम द नेक्स्ट। तो यहाँ कॉमिक सिचुएशन क्रिएट की गई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने प्ले को अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है। कोई भी क्वेरी हो रह गई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप मेरे कमेंट सेक्शन को चेक कर लीजिएगा। अगर इसके अंदर कोई भी न्यू पॉइंट ऐड करना हुआ तो करना हुआ या इसी से रिलेटेड कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी हो तो मैं अपनी
इसी वीडियो के जो इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होता है तो उसका फर्स्ट मैसेज मैं पिन कर दूँगी, ठीक है? उस पे लिख के। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको साथ-साथ कोटेशन बताई है, उस कोटेशन आपको सेपरेट चाहिए, तो मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। लेकिन उस सेपरेट वीडियो ये जो होगी वो आपकी डिमांड पे होगी। जितना आप अगर आप को चाहिए वो वीडियो जिसमें सिर्फ़ कोटेशन होंगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आपकी डिमांड पे वो बना दी जाएगी, नहीं तो वैसे मैंने यहाँ सारे कोटेशन डिस्कस कर लिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी, फ़लस्तीन के पीपल को भी, जो भी लोग इस दुनिया में मुसीबत में हैं, परेशानियों में, हर एक की मुसीबत परेशानियों को दूर करने के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।